और सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलते सीधे सौरभ के पास। सौरभ, रहमान की वतन वापसी, वो भी 17 साल बाद, बांग्लादेश की सियासत के लिहाज से बहुत अहम इस वक्त मानी जा रही है। बिल्कुल, बहुत ही अहम है क्योंकि आप जानते हैं बांग्लादेश में चुनाव का घोषणा कर दिया गया है। 12 फरवरी को चुनाव होने वाला है और चुनाव में अपने दल को नेतृत्व देने के लिए तारिक रहमान तैयार है। आपको बता दें कि तारिक रहमान को वापसी के लिए एक ट्रैवल पास लेना पड़ा है। इसका मतलब यह है कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट तथ्य रहना चाहिए वो नहीं था। तो वापस आके उनके जो कार्यक्रम है उसमें पहले ही ये बता दिया गया है कि बांग्लादेश का जो एनआईडी है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, वो पहले वो लेंगे और फिर उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी उनके पार्टी के तरफ से उनके लिए उठाया गया है। वो नामांकन करेंगे चुनाव के लिए और वोटर रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, वोटर भी बनेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि वो चुनाव प्रक्रिया में पूरी तरीके से ना सिर्फ हिस्सा लेंगे बल्कि अपने दल को नेतृत्व देंगे। इस वक्त बांग्लादेश में जो माहौल है वो एक तनाव का माहौल है, शांतिपूर्ण माहौल नहीं है। लेकिन उनके आने के बाद इस माहौल में क्या परिवर्तन आता है ये अभी देखना बाकी है। लेकिन एक चीज जरूर तय है कि वो जरूर अपने दल को और अपने दल के जो कार्यकर्ता आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उनको वापस, उनकी वापसी पर उनको स्वागत करने के लिए। तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए, ये तारिक रहमान के वापस आने से उनके जो दल के कार्यकर्ता है उनमें एक नया जोश आ जाता है। और जिस परिस्थिति में अभी बांग्लादेश है, जहां राजनीतिक परिस्थिति जो है, उस परिस्थिति में बीएनपी फ्रंट रनर है। सबसे आगे अगर चुनाव जीतने की किसी का संभावना है वो बीएनपी का है। तो इसलिए अगर बीएनपी चुनाव जीतते हैं तो ये बात जरूर निश्चित है कि तारिक रहमान ही उनके उम्मीदवार बनेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए। बीएनपी जो उनकी पार्टी है सौरभ, हालांकि उसके सुर और तेवर अब भारत को लेकर कुछ बदले हुए हैं। जब उनकी जो मदद थी, जब उन्होंने कामकाज संभाला हुआ था देश का, तब भारत के साथ जो ताल्लुकात थे वो इतने बेहतर नहीं थे। लेकिन अब क्या लगता है, उन्होंने भारत के साथ जब संतुलित संबंधों की वकालत की है तो एक तरह से वो चाह रहे हैं कि इस रीजन में वो सबको साथ लेकर चलें, क्योंकि फरवरी में चुनाव है और शेख हसीना को वैसे ही बैन कर दिया गया इन चुनावों में हिस्सा लेने से। देखिए, तारिक रहमान का जो फॉरेन पॉलिसी की बात है या उनके जो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर या बांग्लादेश में सेक्युलरिज्म के ऊपर उनका जो पॉलिसी है, उनके स्टेटमेंट से ही पता चलता है। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें सौरभ, मैं आऊंगी आपके पास। तारिक रहमान की फॉरेन पॉलिसी और किस तरह से वो भारत को देखते हैं उस पर ज्यादा विस्तार से चर्चा हम करेंगे जरूर। लेकिन ये सीधी तस्वीरें ढाका से आ रही हैं। तारिक रहमान इस वक्त पहुंच चुके हैं ढाका और कितनी तगड़ी सिक्योरिटी है आप देख सकते हैं। 17 साल बाद वो वापस अपने देश लौटे हैं। न्यूज रूम भी चलेंगे, विशाल हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। लेकिन ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें बांग्लादेश से जो इसकी सियासत अब बयां कर रहे हैं। कट्टरपंथी को शय देने वाले जो अंतरिम सरकार के लीडर हैं मोहम्मद यूनुस, उनके लिए यह खबर अच्छी नहीं है विशाल, लेकिन बांग्लादेश के सियासत के लिहाज से बहुत बड़ा कदम है उनकी वतन वापसी। जी बिल्कुल, और जो तस्वीरें जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो साफ तौर पे बता रही हैं कि जो माहौल है बांग्लादेश का, आप देख सकते हैं लाखों लोग जो हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो चारों तरफ पुलिस के कर्मी हैं जो चाहते हैं कि ये जो माहौल है ये बिगड़े ना, जो कि एक्सपेक्टेशन था कि काफ़ी लाखों लोग आ सकते हैं। और जो बीएनपी है, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, वो चाहती है कि कम से कम 50 लाख लोग को मोबिलाइज करे अगले कुछ दिनों में। ऐसा हमने सुना था बांग्लादेश के सोर्सेस से। और आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट बेस जो है वो काफ़ी उमड़ के सामने आया है। ये आप देख सकते हैं कि तारिक रहमान को वेलकम करने के लिए जो पार्टी है उन्होंने काफ़ी सारे इंतजामात किए हुए हैं। जो 3-4 लेवल का सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किया गया है और अगले कुछ दिनों में जो है बीएनपी ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को भी ऑर्गेनाइज किया है ताकि जो तारिक रहमान को एक जो फुली जो ऑलमोस्ट जो पब्लिक जो है वो पिछले 20 सालों में पब्लिक मेमोरी जो होती है वो इवेपोरेट कर जाती है, तो उनको एक याद दिलाने के लिए कि तारिक रहमान भी एक बड़े लीडर हैं जो एक ऑलरेडी एक्स्टैब्लिश्ड लीडर थे बांग्लादेश के, तो उनको एक वापस लाने के लिए एक बड़ा सा एक किया जाएगा माहौल, रैलीज किए जाएंगे। तो इनसे देखा जाएगा कि अगले जो फरवरी में जो इलेक्शन होंगे उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि सौरभ ने साफ तौर पे बताया कि फरवरी में जो इलेक्शंस होंगे उसमें बीएनपी जो है वो फ्रंट रनर होने की उम्मीद है, क्योंकि अवामी लीग तो
बैन लगा हुआ है तो वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएगी। तो जो बीएनपी से जो सबसे बड़े लीडर उभर कर आए हैं वो तारिक रहमान ही हैं, जो कि 20 साल के बाद ऑलमोस्ट बांग्लादेश की धरती पर वापस आए हैं। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें हम ढाका से देख रहे हैं, जहां पर तारिक रहमान की वापसी हुई है। 17 साल बाद बीएनपी के कार्यवाहक प्रेसिडेंट तारिक रहमान वापस ढाका पहुंचे हुए हैं। लंदन में वो रह रहे थे 17 सालों से। उनके पिता पूर्व राष्ट्रपति और उनकी जो मदर हैं खालिदा जिया, वो प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। और इस वक्त तारिक रहमान जो कार्यवाहक प्रेसिडेंट हैं अपनी पार्टी के, वो 17 साल के निर्वासन के बाद लौटे हैं। और एक तरह से बीएनपी ने सबको मोबिलाइज किया। उनके कार्यकर्ता तो जो हैं ज़मीन पर जिस तरह से मोबिलाइज हुए हैं, लाखों की तादाद में सड़क के दोनों तरफ उनके स्वागत, उनके अभिनंदन के लिए भीड़ इकट्ठा हुई है। बांग्लादेश की सियासत के लिहाज से ये वापसी अहम मानी जा रही है, क्योंकि अगले ही साल यानी कि साल 2026 के फरवरी में ये चुनाव होने हैं, जब एक तरह से लोकतंत्र की बहाली बांग्लादेश में कराने की कोशिश होगी। और जैसा कि विशाल और सौरभ दोनों बता रहे थे, अवामी लीग खालिद और अवामी लीग को बैन कर दिया गया है चुनावों में उतरने से। तो ऐसे में बीएनपी की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। विशाल, चलते हैं एक बार फिर विशाल के पास न्यूज़ रूम में। विशाल, हम देख रहे हैं 17 साल के निर्वासन के बाद भी जब तारिक रहमान वापस अपने देश लौट रहे हैं, तो बीएनपी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश दिख रहा है। इसी को लेकर भी अब जो सियासत है वो काफ़ी अब बदलेगी बांग्लादेश में। जी हाँ, और जो अभी जो स्टूडेंट लेड मूवमेंट वहाँ पे हुआ था, जो छात्रों ने बड़ा एक रेवोल्यूशन जो कल पिछले साल लाया था, उनका भी सपोर्ट है बीएनपी को लेकर के। वो भी जो तारिक रहमान की वापसी की जो है तारीफ कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि तारिक रहमान उनको लीड करें। तो एक ये बहुत बड़ा सपोर्ट है जो तारिक रहमान के पास रहेगा। अदरवाइज ये काफ़ी एक मुश्किलात हो जाती तारिक रहमान के लिए कि वापस आओ और एक नए सपोर्ट बेस को बनाओ। तो सपोर्ट बेस ऑलरेडी उनके लिए बना हुआ है। और जो उनके अगेंस्ट जो बहुत सारे केसेस थे, करप्शन केस थे, वो ऑलरेडी 18 महीने बिता चुके थे जेल में 2008 में। तो वो सब केसेस भी हटा दिए गए हैं। तो उनके लिए जो एक लॉ वाला एंगल है वो भी क्लियर है। तो वो पूरी तरह से इस चुनाव में कूद सकते हैं और कुछ ही महीनों में हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं। तो उम्मीद ऐसी की जा रही है कि वो दावेदार हो सकते हैं नए प्रधानमंत्री के तौर पर बांग्लादेश में जब फरवरी में चुनाव होंगे। लेकिन भारत को लेकर जो उन्होंने वकालत की है, एक संतुलित संबंध होना चाहिए भारत के साथ। हम सब जानते हैं उनकी पार्टी का रुख जो था भारत को लेकर इतना नरम नहीं था। ये बदलाव क्यों है विशाल, इसके पीछे की कहानी बताइए। ये बदलाव इसलिए है क्योंकि जो भारत ने जो इंटरनेशनल स्टेज पर अपना एक प्रोमिनेंस दिखाया है कि भारत से जो मित्र देश हैं वो हमेशा फ़ायदे में रहे हैं। तो उसी तौर पर इन्होंने चाहा होगा कि अपने आप को पोर्ट्रे करें कि एक मित्र देश बन के ही रहेंगे या एक बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा। क्योंकि पहले जो था वो खालिदा जिया के गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था, काफ़ी सारे मुश्किलात हो रहे थे। उस समय जो इन्फिल्ट्रेशन का जो बिड था बांग्लादेश के साइड से, इंडियन साइड में काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन होते थे, काफ़ी घुसपैठ या जो होते थे मामले आते थे बांग्लादेश के साइड से, जो कि रोके गए थे शेख हसीना के गवर्नमेंट में। तो क्या वो रुख फिर से अपनाया देगी बीएनपी, ये डर बना है। लेकिन जो है उन्हीं डर को एड्रेस करने के लिए शायद तारिक रहमान बोल रहे हैं कि वो एक बैलेंस्ड अप्रोच बताएंगे। और वो लंदन में 20 साल रह के आए हैं, काफ़ी डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। तो वो सब अभी तो बयानबाजी है, देखना होगा कि एक्चुअली में बीएनपी क्या करता है। बीएनपी का अगली रणनीति और राजनीति कैसे होने वाली है इस वापसी के बाद, ये देखना होगा। सौरभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, चलेंगे सौरभ के पास। लेकिन जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दें, ये तस्वीरें आप सीधे ढाका से देख रहे हैं। तारिक रहमान जो फॉर्मर बांग्लादेशी प्रेसिडेंट ज़ुहौर रहमान और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया के बेटे हैं, 17 साल बाद अपनी वतन वापसी कर रहे हैं। और फरवरी में होने वाले बांग्लादेश के चुनावों को लेकर ये वापसी अहम मानी जा रही है। जो बात विशाल कर रहे थे सौरभ, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। स्टूडेंट लेड रेवोल्यूशन था जिसकी वजह से शेख हसीना को का तख्ता पलट हुआ, उनको देश छोड़ना पड़ा। ऐसे में एक यंग नेता 17 साल बाद जब वापस लौटता है, हालांकि अब कट्टरपंथियों को शह देने वाली अंतरिम सरकार है, इस लिहाज से इनकी अगुवाई क्या उन स्टूडेंट लीडर्स को जिन्होंने रेवोल्यूशन लीड किया था एक्सेप्टेबल होगी? और बीएनपी क्या ये देश को आगे ले जा पाएगी जब ये जिम्मेदारी उसे मिलती है, अगर चुनावों में वो जीतते हैं तो?
देखिए, कौन एक्सेप्टेबल है या नहीं ये तो किसी का ओपिनियन नहीं बन सकता, ये तो चुनाव बताएगा। और चुनाव में अगर बीएनपी जीतते हैं, डेमोक्रेसी में जो चुनाव जीतते हैं वही है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। ऐसा हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स के जो दल है उनको पसंद ना हो तारिक रहमान, लेकिन अगर बांग्लादेश की जनता तारिक रहमान और उनके पार्टी को चुनते हैं तो उसे नकारने वाला ये छात्र राजनीति में जो है वो उनका कोई हक नहीं बनता। तो बात यहाँ पे है कि क्या छात्र। इस बीच सौरभ, हम आपके पास लौट रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, नोएडा में भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। वीएचपी के कार्यकर्ता ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने वीएचपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर वो बड़ी तादाद में देश के अलग अलग शहरों में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए ग्राउंड पर उतरे थे। और अब खबर आ रही है, नोएडा में भी बांग्लादेश के खिलाफ वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं नोएडा की, जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ वीएचपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए ग्राउंड पर हैं। और रणवीर सिंह इस पर नजर रखे हुए हैं। चलते सीधे रणवीर के पास। रणवीर, नोएडा की ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरह से जो हिंदुवादी संगठन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज सुबह नोएडा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, इन संगठनों के जो सदस्य हैं इकट्ठे हुए और ये इकट्ठे होकर के न सिर्फ विरोध कर रहे हैं जो घटना बांग्लादेश में हुई है, बल्कि बांग्लादेश में जो सरकार की इस वक्त कर्ता धर्ता हैं उनकी तस्वीरों को लेकर के उनकी खिलाफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और सेक्टर की स्टेडियम के पास में ये सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। तो मोहम्मद यूनुस की तस्वीर लेकर के और बांग्लादेश के झंडे लेकर के ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग ये है कि जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता हो रही है बांग्लादेश में, उस पर रोक लगे, भारत सरकार उसमें हस्तक्षेप करे, बांग्लादेश की अभी जो वर्तमान सरकार है उससे बातचीत करे। लेकिन ये जो प्रदर्शन है ये नोएडा तक सीमित नहीं है। ग्रेटर नोएडा में भी, कल लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा कई शहरों में लगातार हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर के इस तरह से जो बांग्लादेश की घटना है दीपू दास की, इसके खिलाफ बोल रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में अपने भाषण में बांग्लादेश के मामले का जिक्र किया था और उसके बाद से जो ये प्रदर्शन है ये इस तरह से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दिखाई दे रहा है। जी शुक्रिया, आप नजर रखें, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल अपडेट के लिए शुक्रिया। बांग्लादेश में बिगड़े हालात के बीच तारिक रहमान की वतन वापसी हो गई है। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं, बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तारिक रहमान के स्वागत के लिए बीएनपी ने जोरदार तैयारी की है। ढाका की सड़कें बीएनपी समर्थकों से पटी पड़ी हैं। दावा किया जा रहा है कि करीब 50 लाख पार्टी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए ढाका पहुंच रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या रहमान की वापसी से बांग्लादेश के हालात सुधरेंगे। ढाका की सड़कें बीएनपी के रंग में रंगी हुई है। पार्टी ने 17 साल निर्वासन में रहने के बाद वतन वापसी कर रहे अपने कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान के स्वागत की जोरदार तैयारी की है। पार्टी ने रहमान के स्वागत के लिए 50 लाख समर्थकों की भीड़ जुटाने का दावा किया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक्टिंग चेयरपर्सन तारिक रहमान बांग्लादेश लौट रहे हैं। 17 साल बाहर रहने के बाद वो आज बांग्लादेश के धरती पर कदम रखेंगे और ये बांग्लादेश के लिए और उनके दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया, जो बांग्लादेश का पूर्व प्रधानमंत्री भी है, उनका बेटा है। और बांग्लादेश के जो पहले पुराने लीडरशिप है, प्रेसिडेंट जियाउर रहमान, जनरल जियाउर रहमान के बेटा भी तारिक रहमान है। तो ये सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तारिक रहमान जो 17 साल देश के बाहर रहा है वो आज आ रहा है। बीएनपी उनका जो दल है बहुत ही बड़ी तौर पे एक सेलिब्रेशन प्लान किया है। क्यों ये महत्वपूर्ण है ये भी बता दूं। इस समय अगर चुनाव होते हैं 2026 के फरवरी में चुनाव होते हैं तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बीएनपी इस चुनाव को आसानी से जीत पाएंगे। और अगर बीएनपी चुनाव जीतते हैं तो बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री तारिक रहमान बनेंगे। एयरपोर्ट से लेकर बीएनपी मुख्यालय तक रैली की तैयारी है। 3 दिनों का कार्यक्रम पहले से ही तय कर लिया गया है। पहले दिन कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि, दूसरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात और तीसरे दिन जनसभा।
लेकिन ये सब उस समय हो रहा है जब देश हिंसा और कट्टरपंथ की आग में जल रहा है। रहमान की वतन वापसी का स्वागत कट्टरपंथियों ने बम धमाके से किया। बुधवार को ढाका में एक शक्तिशाली विस्फोट के बाद बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क उठी। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। विस्फोट के बाद भड़की भीड़ ने देर रात ढाका यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की, जिससे दहशत फैल गई। बढ़ता कट्टरपंथ, अल्पसंख्यकों पर हमले और पाकिस्तान की गहरी साजिश के बीच फरवरी में होने वाले चुनाव से ठीक पहले तारिक रहमान की वतन वापसी बांग्लादेश की राजनीति में बेहद अहम मानी जा रही है। बांग्लादेश में इस समय कट्टरपंथी ताकतें बेकाबू हैं। जमाते इस्लामी जैसे संगठन सक्रिय हैं और यूनुस सरकार पर आरोप है कि वो इन्हें बढ़ावा दे रही है। ऐसे में तारिक रहमान की वापसी बीएनपी को मजबूत कर सकती है, जो कट्टरपंथियों के खिलाफ एक वैकल्पिक ताकत बन सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भारत के लिए फायदेमंद होगा? बीएनपी का इतिहास भारत विरोधी रहा है। खालिदा जिया के शासन में पार्टी ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की और तारिक रहमान पर भी आरोप लगे कि उन्होंने भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा दिया। लेकिन बांग्लादेश में बदले हालात बदले हैं। तारिक अनवर हाल ही में कहा है कि बीएनपी की विदेश नीति का मूल सिद्धांत बांग्लादेश फर्स्ट। उन्होंने भारत के साथ संतुलित संबंधों की वकालत की है। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण हैं। यूनुस पर आरोप है कि वो अमेरिका समर्थित है और उनकी सरकार में जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी तत्वों को जगह मिल रही है। जब से यूनुस ने कमान संभाली है, तब से हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। अगस्त 2024 से अब तक 2000 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई जिसमें मंदिरों पर हमले शामिल हैं। भारत के नजरिए से देखें तो तारिक रहमान की वापसी और वर्तमान की यूनुस सरकार के बीच चुनाव में रहमान बेहतर विकल्प नजर आ रहे हैं। भारत के प्रति बीएनपी की नीति अतीत में विरोध की रही है, लेकिन अब उनके बयान संतुलित नजर आ रहे हैं, जबकि यूनुस सरकार का रवैया साफ साफ भारत विरोधी नजर आता है। बीएनपी बदले हालात में कट्टरपंथियों से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, तो यूनुस सरकार पर उन्हें बढ़ावा देने का आरोप है। बीएनपी ने अल्पसंख्यक सुरक्षा को अपने चुनावी वादे में शामिल किया है, तो यूनुस सरकार में अल्पसंख्यकों पर हमलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। दोनों पक्षों की देखें तो बीएनपी के साथ बेहतर संभावना दिखती है, जबकि यूनुस सरकार के साथ हालात चुनौतीपूर्ण है। साफ है कि वर्तमान हालात में तारिक रहमान की बीएनपी भारत के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। अगर वे सत्ता में आते हैं तो भारत के साथ आर्थिक और सुरक्षा संबंध मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि बीएनपी अब कट्टरपंथियों से दूरी बना रही है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब तारिक अपनी पार्टी में भारत समर्थक आवाजों को मजबूत करेंगे। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो खबर बांग्लादेश से सीधे आ रही है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं बांग्लादेश की हैं, जहां पर तारिक रहमान की वतन वापसी हो चुकी है। बीएनपी के कार्यकर्ता लाखों की तादाद में ढाका में कन्वर्ज कर रहे हैं उनके स्वागत, उनके अभिनंदन के लिए। 17 साल बाद तारिक रहमान की वापसी हो रही है। वो फॉर्मर बीएनपी नेता और फॉर्मर पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं, पूर्व राष्ट्रपति के बेटे हैं। और ऐसे में जब उनकी वापसी हो रही है तो उनकी राजनीति को लेकर, उनकी वापसी को लेकर बांग्लादेश में तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। साल 2026 के फरवरी में बांग्लादेश में लोकतांत्रिक चुनाव होने हैं और ऐसे में उन्होंने ऐलान किया है कि बीएनपी इन चुनावों में हिस्सा लेगी। तारिक रहमान ने हाथों में मिट्टी उठाई है जब वो 17 साल बाद लौटे हैं और वतन की मिट्टी उठाकर उन्होंने एक तरह से रिस्पेक्ट जो है, जो सम्मान है वतन की मिट्टी को, वो दिया है। तारिक रहमान जो खालिदा जिया के बेटे हैं, बीएनपी के एक्टिंग प्रेसिडेंट है। 17 साल बाद, निर्वासन के बाद, 17 सेल्फ एग्जाइल इसे कहा जा रहा है, उसके बाद वो लौटे हैं और उनके स्वागत के लिए बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने तमाम कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है। 3 दिन की वो यात्रा में है। इस दौरान वो कई लोगों से मुलाकात भी करने वाले हैं। आप देख सकते हैं तारिक रहमान जब ढाका पहुंचे हैं तो सबसे पहले उन्होंने अपने वतन की मिट्टी को अपने हाथों में लिया है। तो 17 साल बाद ये एक इमोशनल मोमेंट भी है इस नेता के लिए। विशाल अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक रहमान ने हाथों में मिट्टी उठाई है और साथ ही एक तरह से संदेश दे दिया है कि ये 3 दिन की यात्रा है, लेकिन वो हमेशा के लिए लौटना चाहते हैं। विशाल।
जी, और जो जैसा उनको वेलकम किया गया है कि लाखों लोग उमड़ कर आए हैं कि जो ये तारिक रहमान वापस आए हैं इनको वेलकम किया जाए, और जो पार्टी चाहती है कि अगले कुछ दिनों में 50 लाख लोगों को मोबिलाइज किया जाए ताकि एक माहौल बनाया जाए कि जो नए लीडर आए हैं वापस इनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखना चाहेगी पब्लिक की नहीं, क्योंकि जो अभी जो वहाँ का जो इलेक्शन का जो पूरा माहौल चल रहा है उसमें सिर्फ एक ही पार्टी है जो कि काफ़ी पुरानी है, BNP, जिसके रिप्रेजेंटेटिव बन करके तारिक रहमान उभरे हैं। खालिदा जिया के बेटे हैं जिन्होंने खालिदा जिया ने BNP बनाई थी पार्टी, और उस समय इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं थे, बट तारिक रहमान बोल रहे हैं कि वो रिलेशंस को अच्छे बनाएंगे, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे, तो वो सब देखना होगा। लेकिन अभी जो है वो इलेक्शन का माहौल है, फरवरी 12 को इलेक्शन होने वाला है। उस दिन क्या होगा ये अभी देखना बाकी है, लेकिन BNP जैसा मैंने कहा वो अभी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। जो स्टूडेंट पार्टी है NCP, नेशनल सिटीजन्स पार्टी, वो अभी नई पार्टी है लेकिन वो भी सपोर्ट कर रही है BNP को, तो उनके लिए एक एडेड एडवांटेज है कि ऑलरेडी उनके पास जो एक होम बेस है वो था और वो और बड़ा हो सकता है, तो उनको कंसोलिडेट करना होगा, उनको और मजबूत बनाने के लिए जो रैलीज ऑर्गेनाइज की जाएंगी, कम से कम 3 से 4 जो है BNP पार्टी ने अगले कुछ दिनों में बड़ी रैलीज ऑर्गेनाइज करने की बात की है, तो उन पे नजर होगी सारे लोगों की बांग्लादेश में। आप नजर रखें ढाका में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। विशाल, हम लौटेंगे, फिलहाल अपडेट के लिए न्यूज रूम से आपका शुक्रिया। तो तारिक रहमान अपने वतन लौट चुके। तारिक रहमान कौन है? जनरल जियाउर रहमान, जो फाउंडर रहे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे, उनकी मदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं खालिदा जिया। वो अब वतन वापसी कर रहे हैं 17 साल बाद, और उन्होंने ऐलान किया है कि फरवरी 2026 में जो नेशनल इलेक्शंस होने वाले हैं बांग्लादेश में, इसमें उनकी पार्टी हिस्सा लेगी। तो उस लिहाज से ये वतन वापसी काफी अहम मानी जा रही है। तो तारिक रहमान की वापसी से पहले ही मोहम्मद यूनुस की पोल खुलती भी दिखाई दे रही है। खुद हादी के भाई यूनुस की पोल उन्होंने खोल दी है। हादी के भाई ने कहा है कि हादी की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, यूनुस सरकार ही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बांग्लादेश में चल रही पाकिस्तान और यूनुस सरकार की साजिश का सिस्टम फेल हो जाएगा? क्या ढाका बर्बाद होने से बच जाएगा? मुनीर का मिशन खलीफा किसने चौपट कर दिया? ढाका को इस्लामाबाद बनाने का फॉर्मूला कैसे फेल हो गया? हादी की हत्या पर यूनुस की पोल कैसे खुल गई? क्या मुनीर के ढाका वाले वजीर का गेम ओवर होने वाला है? जब से उस्मान हादी की हत्या को लेकर उसके भाई ने मीडिया में खुलासा किया है, ये बताया है कि हादी की हत्या के पीछे यूनुस सरकार का हाथ हो सकता है, तब से रावलपिंडी का जनरल बहुत बेचैन है। ISI की ढाका सेल का सर्वर डाउन हो गया है, क्योंकि प्लानिंग तो ये थी कि बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर हिंदुस्तान विरोध की गोलियां दागी जाएं। उस्मान हादी की हत्या को अपने फायदे के लिए ढाका को इस्लामाबाद बनाने के लिए भुनाया जाए, लेकिन हो गया इसका उल्टा। उस्मान हादी की हत्या का सच सामने आ गया। खुद भाई ने यूनुस को कटघरे में खड़ा कर दिया। पिंडी का जनरल बेचैन हो गया। আপনারাই उस्मान हादी को हत्या करिएছেন। ये आपने ही उस्मान हादी की हत्या करवाई है, और अब आप इसे एक मुद्दा बनाकर चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। उस्मान हादी चाहते थे कि देश में फरवरी तक राष्ट्रीय चुनाव संपन्न हो जाए, लेकिन सरकार के भीतर मौजूद कुछ निहित स्वार्थी तत्व चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के लिए इस हत्या का सहारा ले रहे हैं। सरकार हत्यारों की पहचान करने और उन्हें सजा दिलाने में कोई ठोस प्रगति दिखाने में नाकाम रही है। अगर उस्मान हादी को इंसाफ नहीं मिला तो एक दिन आपको भी बांग्लादेश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब बात चाहे हादी की हत्या की हो या फिर हिंदुओं पर हमले की, ढाका से लेकर बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ नाम का रह गया है। टारगेट किलिंग होती है, यूनुस चुप रहते हैं। हिंदुओं पर हमले होते हैं, यूनुस खामोश रहते हैं। मीडिया हाउसेज में आग लगाई जाती है, यूनुस कुछ नहीं करते। रोजाना बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमले की खबरें आती हैं, ब्रेकिंग न्यूज बनती है, मगर यूनुस खामोश रहते हैं। इस बीच हिंदुओं पर हमले का नया सबूत भी दुनिया के सामने आ गया। अभी दीप चंद्र दास की हत्या का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं के घर जला दिए गए। बांग्लादेश के चटगांव जिले में हिंदू परिवारों के घरों में आगजनी की गई। पश्चिम सुल्तानपुर गांव के 2 हिंदू परिवारों के घरों में आग लगा दी गई। ये घर सुखाशिल और दिहाड़ी मजदूर अनिल शिल के थे। घटना के वक्त घरों में 8 लोग मौजूद थे। जब परिवार के लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की तो पता चला कि दरवाजे बाहर से बंद हैं।
जान बचाने के लिए उन्होंने बांस और टीन की दीवारें काटी और फिर किसी तरह बाहर निकले। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत कैसी है, वो किस तरह हालातों का सामना कर रहे हैं, वहाँ मौजूद हिंदू नेता की बात सुनेंगे तो सिहर उठेंगे। जिस तरह का जो दीपू दास को हत्या हुआ, इसमें तो कोई डरेगा ही। जो आप देखिए जे उनको लेकर वो बांग्लादेश का जो पुलिस का जो रैब का जो प्रेस ब्रीफिंग वहां पे भी बोला है कि दीपू दास का जो धर्मीय अनुभूति के नाम पे जे कुछ बोला, इसका कोई डॉक्यूमेंट सबूत उनके पास नहीं है। और दीपू दास कुछ धर्मीय अनुभूति कोई जो धर्म के बारे में कुछ खिलाफ नहीं बोला, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और ये सरकार ने स्वीकार किया, पुलिस ने स्वीकार किया। उसके बाद वो जो क्या बोले गुजब, वो जो फॉल्स जो उनके ऊपर जो एलिगेशन इसके लेकर जो हंगामा हुआ, और उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरीके से दीपू दास को हत्या किया। ये अभी जो ये इसी टाइम पे इस तरह का लोगों को हत्या करना, और हत्या करने के टाइम पे वो मोबाइल में वो वीडियो करके वो डाल दिया, फेसबुक लाइव करना, ये क्या बोलो, ये कोई ऐसा मानसिकता क्या बोलो, ये हमारे लिए माइनॉरिटी के लिए बहुत डर का माहौल पैदा करते हैं इस तरह का। यही तो पाकिस्तान भी चाहता है कि जिस तरह उसने अपने देश में हिंदुओं पर जुल्म किया, वही टेम्पलेट बांग्लादेश में लागू हो। मुनीर और आईएसआई के ऑर्डर पर बांग्लादेश को कट्टर ब्रिगेड के हवाले किया जाए ताकि हिंदुओं में डर का माहौल बना रहे। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ने लगा है और यूनुस को अब अपनी गद्दी खतरे में दिखाई पड़ने लगी है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या अब ढाका का सिस्टम राइट ट्रैक पर दौड़ेगा या फिर अभी मुनीर की साजिश का नया चैप्टर खुलना बाकी है। जब से ये इंटरिम गवर्नमेंट जो आया है बांग्लादेश में अगस्त 2024 के बाद, जो इंटरिम गवर्नमेंट का मुद्दा ये था कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना और इलेक्शंस करना, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल कर नहीं पा रहे, बल्कि उन्होंने कुछ रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स इंक्लूडिंग दोज जो पाकिस्तान के आईएसआई के तरफिया है, उनको जो उन्होंने बढ़ावा दिया। इस वजह से अभी इस हालत ये आ गई कि भारत के जो कॉन्सुलेट है, वहां पे हाई कमीशन है, उनके ऊपर लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं, माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग उफसा के जो हमारी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ ज्यादा तौर पे आए। ये एक भारत के सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा इमीडिएटली मैं सोचता हूँ हो सकता है। क्या कट्टर जमातों को नए सिरे से उपद्रव मचाने का ऑर्डर जारी किया गया है? क्या हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते हमले इसी का प्रमाण है? क्या ढाका में लोकतंत्र को खत्म करने और शरिया लागू करने के लिए नई चालें चली जा रही हैं? वहाँ पे जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनका भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और टेररिस्ट में पाकिस्तान से लश्कर तैयबा इत्यादि जी, या आईएसआईएस, अलकायदा इत्यादि की बात करूं तो ये जो होता है कि फिशिंग इन द मड वाटर जो होता है, उसी ढंग की बात चल रही है वहाँ पे, जहाँ कि वहाँ पे इस ढंग का माहौल है और वैसे में जो उग्रवादी तत्व होते हैं वो बड़े हावी हो जाते हैं। और फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ जो उसके लीडर्स हैं वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट देने की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार जो है एक तो कि एक ग्रुप को समर्थन करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा कि वो पाकिस्तान से भी समर्थन लेने की कोशिश कर रहा है, तीसरा कि जो अमेरिकन और जो वेस्टर्न कैपिटल हैं उनके जो स्टेटमेंट देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं जो जमाते इस्लामी या बीएनपी एक तरफा स्टेटमेंट आ रहा है। दरअसल बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव हुए और इसी के लिए सारे दांव पेच आजमाए जा रहे हैं, क्योंकि यूनुस ने कहा था कि उनकी जिम्मेदारी चुनाव के बाद पूरी हो जाएगी। तो सवाल है कि यूनुस के बाद कौन आएगा, और इसके खिलाफ अमेरिकी सांसदों ने यूनुस सरकार को चिट्ठी तक लिखी। जो बांग्लादेश में अभी हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रहा है, उसके पीछे किसका हाथ है? ये तो सीधी सी पाकिस्तान का हाथ है। अगर 54 ईयर्स में अमन शांति से अभी तक बांग्लादेश रहा, वहाँ इससे पहले भी हिंदू मुस्लिम लोग रहते थे, कभी उनको आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। जब से शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया है, वो भी बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी, उसमें भी पाकिस्तान का ही हाथ रहा है। और अभी जो बांग्लादेश की सिचुएशन वहाँ पर चल रही है, वहाँ पर जो अभी वायलेशन हो रही है, वहाँ पर अभी जो पूरा मतलब पीस ही नहीं है, वहाँ पर जो लोग अभी तशद्दुद लोगों पर हो रहा है, हिंदुओं को निकाला जा रहा है। मुझे बहुत ही, मैं पूरी दुनिया को अपील करना चाहती हूँ, इस टाइम आप सब सोए क्यों हो? आप यूनाइट क्यों नहीं होते इस वायलेशन के अगेंस्ट? कोई आवाज इसके लिए क्यों नहीं उठा रहा है? मगर हो ये रहा है कि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी जैसी कट्टर संस्थाओं को आगे किया जा रहा है। पाकिस्तान के आतंकवादी तकरीरें कर रहे हैं,
और ये सब बांग्लादेश की जनता की भावनाओं के नाम पर हो रहा है। सवाल है, क्या ये फैसला ढाका को मंजूर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब यूनिस का तख्ता पलट का वक्त आ चुका है? तो बांग्लादेश में हिंसा, फिर हिंदू युवक की हत्या, अब हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले करीब 2 हफ्ते में यही हो रहा है। युवा नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद देश में हालात बेकाबू हो गए हैं। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार भी उन पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है। हिंसक भीड़ हिंदुओं को निशाना बना रही है। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। ये तस्वीरें चटगांव की बताई जा रही हैं। यहाँ हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि घर जलाने से पहले बाहर से बंद कर दिया गया था। स्थानीय सूत्रों और पीड़ित परिवारों के मुताबिक कुछ लोग आए, हिंदू समुदाय के कुछ घरों को बाहर से बंद किया और आग लगा दी। इसका मकसद क्या था, ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। लेकिन पीड़ितों की किस्मत अच्छी थी, घर कच्चे थे, इसलिए लोग किसी तरह बाहर निकल पाए और उनकी जान बच गई। ये घटना चटगांव के रोजन नगर पालिका सुल्तानपुर के पश्चिम बनिकपारा की है। ये वीडियो बांग्लादेश से निर्वासित जानी मानी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी पोस्ट किया है और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से भी सवाल पूछे हैं। सवाल किया है कि अब ये लोग अपने घर किस उम्मीद पर बनाएं? क्या यूनुस कोई कार्रवाई करेंगे या हिंदुओं को ऐसे ही जलने देंगे? उस्मान हादी की हत्या के बाद से जल रहा है बांग्लादेश। चुनाव की तारीख की घोषणा के अगले ही दिन 12 दिसंबर को ढाका में उस्मान हादी को करीब से गोली मार दी गई थी। बाद में उन्हें 15 दिसंबर को अच्छे उपचार के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में व्यापक और हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अब उस्मान हादी के भाई शरीफ हादी ने यूनुस सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারাই এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। हादी के भाई ने मोहम्मद यूनुस की सरकार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। ये कहा कि आगामी राष्ट्रीय चुनाव को पटरी से उतारने के लिए हत्या की साजिश रची गई। साथ ही यूनुस को चेतावनी भी दी कि अगर उस्मान हादी को न्याय नहीं मिला तो आप भी एक दिन बांग्लादेश से भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बांग्लादेश के यूनुस सरकार के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। विरोधी सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। पुलिस, आरएबी और सेना सड़कों पर तैनात है। इस बीच भारत ने हालिया घटनाओं को लेकर फैलाए जा रहे झूठ और प्रोपागेंडा को सिरे से खारिज किया है। एक हफ्ते के भीतर बांग्लादेश के उच्चायुक्त को 2 बार तलब किया गया। बांग्लादेश में भारतीय दूतावासों की सुरक्षा को लेकर वार्निंग दी गई। भारत में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों और भारतीय मिशनों पर खतरे को लेकर चिंता जताई है। जानकारों का ये भी मानना है कि बांग्लादेश फिलहाल पाकिस्तान के इशारों पर चल रहा है। Well, I think Bangladesh is rediscovering its Pakistani roots because this is the Pakistani playbook that they are following. So quite clearly, the regime in Bangladesh, which is an illegal, illegitimate regime, unelected, that is now totally in the Pakistani pocket. भारत ही नहीं विदेशों में भी यूनुस सरकार निशाने पर आ गई है। अमेरिकी कांग्रेसमैन थॉमस आर सुओजी ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्याओं पर चिंता जताते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टाराय ने भी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने पर चिंता जाहिर की है। धार्मिक आड़ में लोगों को हत्या किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस देश में जो माइनॉरिटी होते हैं, मेजॉरिटी का जो गवर्नमेंट होता है उनको प्रोटेक्ट करना होता है। उस्मान हादी जुलाई विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे। इसी जुलाई विद्रोह के कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। हादी को अगले साल फरवरी 2026 में होने जा रहे राष्ट्रीय चुनाव में ढाका 8 सीट से संभावित उम्मीदवार माना जा रहा था। उन्होंने अपना नाम भी आगे कर दिया था। फिलहाल बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती कट्टरता का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका भारत ने कड़ा विरोध किया है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश में फंसे हिंदू छात्रों की सुरक्षा की चिंता भी जताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि वहां मौजूद छात्र काफी डरे हुए हैं। बांग्लादेश में फैली हिंसा, अराजकता और हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का कड़ा विरोध भारत में हो रहा है। झंडे, पोस्टर, पुतले जलाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। हिंदुओं पर हमले को लेकर अंतरिम सरकार ने एक तरह से चुप्पी ही साथ रखी है। इसे लेकर बांग्लादेश के हिंदुओं में बेहद गुस्सा है। एक्शन के नाम पे हमने देखा वो 12-13 आदमी को वो गिरफ्तार किया, उसको रिमांड भी लिया है, रिमांड में भी उन्होंने लिया है। लेकिन हम उसको फॉलो कर रहा है, जो क्या कर रहा है हम देख रहा है। जो क्या हम वहाँ पे जब उसी दिन गया था ना, उसके पहले उन परिवार के साथ मिलने के बाद उसी वो ताराकंदा का जो ओसी उनके साथ मिला है, एसपी के साथ भी बातें किया। उसी एरिया का जो गफरगा एरिया मायमनसिंह का, उसी एरिया का सर्किल एसपी के साथ भी मिला है। और जिस एरिया में इस घटना हुआ मायमनसिंह का जो भालू का, उसी एरिया का उसी के साथ भी बातें किया। तो सब लोग ने बोला जी ठीक है, वो लोग बहुत अच्छे तरीके के इन्वेस्टिगेशन करेगा और दोषी को जो आएगा सबको पकड़ लेगा। तो हमको भरोसा दिलाया, लेकिन हम लोग भी फॉलो कर रहा है। बांग्लादेश में कई भारतीय मेडिकल छात्र भी फंसे हुए हैं। इसको लेकर ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AIMSA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चिंता जताई है। पत्र में एसोसिएशन ने कहा कि बांग्लादेश में मौजूद भारतीय मेडिकल छात्र कठिन हालात में फंसे हुए हैं। संगठन ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि छात्रों को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें भारत वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। बांग्लादेश में लगभग 8 से 9 हजार मेडिकल स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। इसमें से 4.5 से 4.5 हजार जो बच्चे हैं वो जम्मू कश्मीर रीजन के। कई बच्चों से हमारी बात हुई है और बच्चे काफी सहमे, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। वो अपने कैंपस में बंद हैं, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो हमारी भारत सरकार से ये मांग है कि अगर जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं वो हमें भारत सरकार बताए। उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है वो भारत सरकार से हमारी मांग है। और यदि स्थिति इससे ज्यादा बिगड़ती है तो उनको बच्चों को हम बांग्लादेश से कैसे निकालें, यहाँ तक ला सकें। तो ये 2-3 मांगे हमने रखी हैं और कई रीजन है इसमें। तो जैसे ढाका में तो बहुत स्थिति खराब है। 1-2 बच्चों से हमारी बात हुई तो बच्चे तो इतने सहमे हुए वो बात करने को भी तैयार नहीं। उनको डर लग रहा है कि कहीं हमारी कोई बात अगर लीकेज हो जाए, इनसिक्योरिटी फील हो रही है, बच्चे इतने सहमे। ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में मौजूद छात्र इसलिए भी नहीं बोल रहे कि उन्हें डर है कि कोई उनकी बात को किसी गलत तरीके से न ले ले और उनको खतरा न हो जाए।